मेरा नाम शोभा है और अगर आज मैं ये कहानी दुनिया को सुना रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कोई और माँ कभी मेरे जैसा अकेलापन, दर्द, अपमान और फिर उस दर्द के भीतर से उठती आग को महसूस करे और समझे कि इंसान टूट सकता है लेकिन खत्म नहीं होता, किस्मत झुका सकती है पर मिटा नहीं सकती। और जब एक औरत अपनी सांसों की कीमत समझ लेती है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, चाहे रास्ते में कितनी ही धूप, आंधियां, धोखे या अंधेरे क्यों न हो। इसलिए सुनिए, मेरा बेटा, मेरा एक लौता सहारा, मेरी सारी उम्मीदों का केंद्र, मेहनती, ईमानदार, सबका चाहेता, एक दिन अचानक सड़क पर हुए एक हादसे में मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन लगा जैसे मेरी दुनिया का पहिया हमेशा के लिए थम गया हो, मेरा दिल सूख गया हो और मेरे घर की दीवारें भी रो रही हो। लेकिन असली तूफान उसके जाने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उसके बच्चे मेरे अपने खून के टुकड़े, जिन्हें मैंने कभी अपनी गोद में खिलाया था, जो मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखे थे, वही बच्चे मेरी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ लालच देखने लगे। उनकी निगाहें मेरे घर की दीवारों पर नहीं, मेरी अलमारी की चाबी पर थीं। मेरे आशीर्वाद पर नहीं, मेरे सरकारी पेंशन के 1500 रुपए पर थी, जो मुझे महीनों में मिलते थे और जिन्हें पाने के लिए मैंने कितनी लाइनें झेली थी। पर वे तो तब से ही सोच चुके थे कि दादी अब अकेली है, बूढ़ी है, कमजोर है, इसे हटाना आसान है। उन्हें लगता था वे मुझे डरा देंगे, तोड़ देंगे, और मैं डर भी गई थी, यह मैं मानती हूँ, क्योंकि जिस घर में पहले हंसी की आवाजें आती थी वहां अब फुसफुसाहटें, ताने, योजना भरी नजरें और मेरी चीजें खोजती उंगलियां दिखाई देती थी। वे मेरे हाथ से पेंशन की पर्ची छीन लेते, कहते कि दादी, आपको इसकी जरूरत क्या है, आप तो बस रोटी और दवा ही खाती है, ये सब तो हम संभाल लेंगे। पर मैं जानती थी कि उन्हें मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए चिंता थी। फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मैं टूट चुकी थी, अपने बेटे के लिए तरस रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब मैंने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े अपने पोते पोती की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि दादी बस जिद्दी है, कुछ दिन खाना कम दो तो खुद ही पेंशन हमारे नाम कर देगी। और उस रात मैंने कसम खाई कि मैं अब रोऊंगी नहीं, डरूंगी नहीं और किसी को अपने हिस्से की इज्जत छीनने नहीं दूंगी। मैंने अगले दिन मंदिर जाकर भगवान के सामने रोते रोते कहा कि मुझे ताकत दो, वरना मैं बिखर जाऊंगी। उसी दिन मेरी जिंदगी में जैसे कोई अदृश्य रोशनी उतर आई। मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही लड़ूंगी, अपने हक के लिए खड़ी रहूंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि एक अकेली औरत उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसके दर्द की गहराई होती है। मैंने पंचायत में जाकर अपनी बात रखी, पेंशन विभाग में जाकर शिकायत दर्ज कराई, अपने सभी दस्तावेज दोबारा बनवाए और घर में ताले बदलवा दिए। और जब मेरे पोते पोती ने गुस्से में कहा कि दादी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, तब मैंने पहली बार बिना कांपे कहा, मुझे नहीं, तुम्हें आदत डालने की जरूरत है कि दादी अब अकेली नहीं है, जाग चुकी है। मेरे शब्दों में अचानक एक ऐसी ठंडक और मजबूती थी कि वे हंस भी नहीं पाए और बोल भी नहीं पाए। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे अचानक किसी ने अंधेरे कमरे में तेज रोशनी कर दी हो। वे भागे, गुस्से में भरा हुआ दरवाजा पटक कर चले गए और मैं पहली बार अपने कमरे में बैठकर मुस्कुराई, क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आया कि इंसान की उम्र नहीं, उसकी हिम्मत बूढ़ी होती है। और मैंने अपनी हिम्मत को फिर से जन्म दिया था। मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए, महिलाओं के लिए सिलाई सिखाना, पास की दुकान के लिए पापड़ बनाना, गांव की बैठकों में जाना, और धीरे धीरे लोग मुझे बेचारी शोभा नहीं, मजबूत शोभा कहने लगे। मेरा घर अब डर का नहीं, इज्जत का स्थान बन गया। और मेरे पोते पोती को भी समझ आया कि पैसा किसी भी रिश्ते से बड़ा नहीं होता। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और जब उन्होंने कहा, दादी, आप अकेली कैसे इतना सब कर पाई, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि जिस माँ ने अपना बेटा खोकर भी जीना सीखा हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। और आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि जो भी औरत, चाहे किसी भी उम्र की हो, किसी भी दुख से टूट रही हो, उसे ये पता चल जाए
कि दुख की कहानी तब तक दुख रहती है जब तक आप उसे मोड़कर अपनी ताकत की कहानी न बना दें। और आज मैं शोभा यही कहती हूँ, अगर मैं बदल सकती हूँ तो तुम भी बदल सकती हो। अगर मैं उठ सकती हूँ तो तुम भी उठ सकती हो। और अगर मैं अकेली होते हुए भी दुनिया को जवाब दे सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। याद रखना, डर बस तब तक बड़ा होता है जब तक तुम उससे छोटी हो। एक बार उठकर देखो, दुनिया खुद झुक जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने समझा कि अब मेरी जिंदगी में शांति आ गई है, तभी किस्मत ने मेरी दहलीज पर एक नया मोड़ रख दिया, जैसे किसी ने मेरी परीक्षा का अगला पन्ना खोल दिया हो। एक दिन जब मैं अपने घर के आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तभी अचानक गांव के चौकीदार ने दौड़ते हुए आकर कहा, शोभा बहन, आपके बेटे के हादसे के बारे में कुछ नया पता चला है। और यह सुनकर मेरी सांस रुक गई। दिल धड़कते धड़कते जैसे जम गया, क्योंकि इतने महीने बीत चुके थे और मैंने मान लिया था कि मेरे बेटे की मौत बस एक हादसा थी। पर चौकीदार ने कहा कि पुलिस के पास एक नई गवाही आई है कि मेरे बेटे की कार को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी और किसी ने उसके ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। इतना सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई और दिल में एक ही सवाल उठा, क्यों? किसने? मेरा बच्चा तो किसी का बुरा भी नहीं सोचता था। उस रात मैं सो नहीं पाई। आंखों में आंसू सूख चुके थे और मन में एक ही आग थी। अगर किसी ने मेरे बेटे की जान ली है तो मैं उसे बिना सजा पाए नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं बूढ़ी हूं, अकेली हूं या मेरी आवाज छोटी है। लेकिन सच की ताकत किसी की उम्र नहीं देखती। अगले ही दिन मैं पुलिस थाने गई, जहां मुझे पता चला कि हादसा जिस जगह हुआ था उसके पास की एक दुकान में लगे कैमरे ने उस रात की कुछ धुंधली फुटेज कैद की थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल लगातार मेरे बेटे की कार के पीछे चलती दिख रही थी और आखिरी पल में उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। फुटेज साफ नहीं थी, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि यह इसी आम राहगीर का काम नहीं था। पुलिस ने कहा कि वे जांच करेंगे, पर उनकी आवाज में लापरवाही साफ झलक रही थी। पर तभी मेरे भीतर से एक परिचित आवाज उठी, वही आवाज जिसने मुझे मेरे पोते पोती के अत्याचार से लड़ने की हिम्मत दी थी, वही आवाज जिसने मुझे टूटकर भी दोबारा उठना सिखाया था। उस आवाज ने कहा, शोभा, अगर तू चुप रही तो तेरे बेटे को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। और उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि चाहे यह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं खुद ही इस रहस्य का पीछा करूंगी। मैंने हादसे की जगह पर जाना शुरू किया, वहां दुकानदारों से बात की, लोगों की यादें टटोली। कई ने कहा कि उस रात कार बहुत तेज नहीं चल रही थी, पर किसी बाइक वाले ने उसे बार बार ओवरटेक करने की कोशिश की थी। इन बातों ने मेरे संदेह को और गहरा कर दिया। इसी बीच गांव में मेरे सक्रिय हो जाने की खबर फैलने लगी और जो लोग पहले मुझे अकेली बूढ़ी औरत समझकर अनदेखा कर देते थे, अब धीरे धीरे मेरे पास आने लगे, मेरे साथ चाय पीने लगे। कुछ ने तो यह भी कहा कि औरत जब आवाज उठाती है तो दुनिया उसे कम नहीं आंक पाती। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस तब आया जब एक रात किसी अजनबी ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, जिसने कांपते हुए कहा कि आंटी, मैं वो सब जानता हूँ जो आपके बेटे के साथ हुआ। उसकी आवाज डर से भरी थी, जैसे कोई छुपकर जिंदगी बिता रहा हो। मैंने उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और थोड़ी देर बाद उसने जो कहा उससे मेरा दिल जैसे रुक ही गया। उसने बताया कि वो हादसे वाली रात पास के ढाबे में काम करता था और उसने देखा था कि मेरे बेटे की कार को टक्कर मारने वाली बाइक पर 2 लोग थे जिन्हें वह पहचानता था, पर उनका नाम लेते ही उसके लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि वे लोग गांव के कुछ ताकतवर और दबंग परिवारों से जुड़े थे। लड़के ने कहा कि वह डर की वजह से पहले कुछ नहीं बोला, पर उसे रातों को नींद नहीं आती और उसे लगता है कि अगर वह सच न बताए तो उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। यह सुनते ही मेरे शरीर में जैसे आग भर गई। क्या मेरा बच्चा किसी की साजिश का शिकार हुआ था? कौन था जो इतना गिर सकता था?
और क्यों? लड़के ने कहा कि उसके पास एक पुराना मोबाइल है जिसमें उसने उस रात के कुछ हिस्से रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि उसे व्यवहार अजीब लगा था। उसने वह मोबाइल मुझे दिया और कहा कि अगर यह बात किसी गलत इंसान तक पहुंच गई तो उसकी जान जा सकती है। उस मोबाइल को हाथ में लेते ही मुझे लगा जैसे मैं अपने बेटे की आखिरी चीख का वजन थाम रही हूं। रात भर जागकर मैं उस टूटे फूटे वीडियो को बार बार देखती रही। स्क्रीन पर सब कुछ साफ नहीं था, पर उस बाइक की आकृति और एक आदमी का चेहरा रोशनी में 2 सेकंड के लिए साफ दिख गया। वही आदमी जिसे मेरे बेटे के साथ कुछ महीने पहले जमीन के विवाद को लेकर झगड़ते हुए मैंने देखा था। मेरे बेटे ने तब बात बढ़ने नहीं दी थी और बोला था कि माँ, हर बात लड़कर नहीं जीती जाती। पर काश वह जानता कि कुछ लोग लड़ाई से नहीं बदले से जीते हैं। अगले दिन मैं यह सब लेकर फिर पुलिस थाने गई, पर वहां मुझे घूरती आंखें, टालने वाले जवाब और धीमी आवाजों में यह मामला मत खोलो जैसी धमकियां मिली। लेकिन वही धमकियां मेरी ताकत बन गई, क्योंकि जब एक बूढ़ी औरत को डराया जाता है तो समझ लो कि वो सच के काफी करीब पहुंच चुकी है। मैंने मीडिया से संपर्क किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की, गांव की औरतों को अपने साथ खड़ा किया, और जैसे जैसे मेरी आवाज ऊंची होती गई वैसे वैसे वो ताकतवर लोग घबराने लगे। मेरे पोते पोती, जो कभी मुझे कमजोर समझते थे, अब मेरी हिम्मत देखकर चकित थे। वे मेरे साथ बैठकों में जाने लगे, मेरे सबूत फाइल में लगाने में मदद करने लगे। और एक दिन मेरे पोते ने कहा, दादी, हमको शर्म आ रही है कि हमने आपको कभी कमजोर समझा। उस पल मेरा दिल भर आया, पर मैंने आंखों में आंसू नहीं आने दी, क्योंकि अब रोना मेरे बेटे के लिए नहीं, उसकी जीत के लिए था। और जब मामला आखिरकार खुलकर सामने आया, जब उन दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस को मजबूरन वह केस दोबारा खोलना पड़ा, तब पूरे गांव ने देखा कि एक बुजुर्ग माँ, जिसे सबने अकेला समझा था, उसकी हिम्मत ने कितनों को हिला दिया। और मैं आज भी कहती हूँ, मैंने इंसाफ सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं मांगा, मैंने इंसाफ उन सभी चुप माताओं के लिए मांगा है जो सोचती हैं कि वे अकेली हैं। अगर आप सच के लिए खड़े हो जाते हैं तो भगवान भी आपके पीछे खड़ा हो जाता है। और आज जब मैं यह कहानी सुना रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि किसी भी औरत को यह समझ आए कि दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, अगर तुम खड़ी हो जाओ तो दुनिया झुकना सीख जाती है। और यह तो मेरी कहानी का दूसरा अध्याय है, तीसरा अभी बाकी है। जब उन दोषियों की गिरफ्तारी हुई तो मुझे लगा था कि अब मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन असली तूफान तो उसके बाद आया, क्योंकि जो लोग सालों से गांव में दबंगी कर रहे थे, वे अब मेरी हिम्मत से जलने लगे थे और मुझे डराने के लिए तरह तरह की चालें चलने लगे। फोन पर धमकियां, रात में खिड़की पर पत्थर फेंकना, यहाँ तक कि एक रात मेरे घर के बाहर आग लगाने की कोशिश भी की गई। पर मैं अब वह डरपोक शोभा नहीं थी। अब मैं उस माँ में बदल चुकी थी जिसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और जिसकी रगों में सिर्फ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की आग बह रही थी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी मेरे साथ खड़ी होने लगीं, जिन पर वही लोग वर्षों से अत्याचार करते आए थे। और जब हमारी आवाज उठी तो पूरे जिले में हलचल मच गई। मीडिया आई, अधिकारी आए, और अंत में वह असली गुनहगार भी सामने आ गया, जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था, वही जिसने मेरे बेटे की मौत की साजिश रची थी। जब उसे हथकड़ी में जाते देखा तो मेरी आत्मा ने कहा कि अब मेरा बच्चा चैन से सो पाएगा। मेरे जले हुए घर की दहलीज पर खड़े मेरे पोते ने जब कहा, दादी, आप हमारी हीरो हो, तो मैंने मुस्कुराकर बताया कि कोई भी औरत तब हीरो बन सकती है जब वह डर से ऊपर उठ जाए। और अगर आप भी ऐसी सच्ची कहानियां सुनकर हिम्मत पाते हैं तो मेरे लिए नहीं, उस हर माँ के लिए जो अभी भी डर और अंधेरे में दबी हुई है। रिश्ते एंड रियलिटी चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि मेरी जैसे और लोगों की कहानियां उन तक पहुंचें जिन्हें हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है।